आइए, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी आर्ट यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि अभी हमारा मॉडर्न इंडिया का सीरीज चल रहा है और उसमें हम आगे बढ़ते हुए आज हम मराठा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा। स्टे ट्यून स्टडी आर्ट फॉर नेक्स्ट 15 मिनट। आइए हमारे साथ। ये जो मराठा वाला टॉपिक है इसको हम दो खंडों में पढ़ेंगे। एक वो कालखंड जिसमें कि शिवाजी का उत्थान होता है और इसके उत्तराधिकारी जो है वो सत्ता को चलाते हैं। खास करके जो साहू हो गया, फिर संभाजी हो गया, राजा राम हो गया, तो इन सबों का जिक्र करेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो मराठा वर्सेस अंग्रेज होगा और वो वाला टॉपिक हम बाद में करेंगे। तो इस वीडियो में हम शिवाजी और उसके उत्तराधिकार वाले जो जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, उसको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो ध्यान से समझिए। आइए, सबसे पहले अगर हम बात करें शिवाजी का, तो शिवाजी ये जो है मराठा वाला रीजन अर्थात दक्कन के क्षेत्र के नीचे वाला इलाका में ये शिवाजी का यहाँ पे विस्तार होता है। अर्थात विंध्य पर्वत उसके नीचे, और खास करके नर्मदा नदी जो होती है, ये नर्मदा नदी विंध्य पर्वत से नीचे वाले क्षेत्र में हम मराठा साम्राज्य का फैलाव जो है वो देखते हैं। तो संस्थापक था मराठा साम्राज्य का शिवाजी था और शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी भोंसले। शाहजी भोंसले बीजापुर के सुल्तान के पास ये काम करता था, लेकिन इसको मिला था जो पूना वाला जागीर, वो अपने बेटे किसको दे देता है, शिवाजी को दे देता है, और वो अपने बीजापुर के सम्राट के पास, ये सुल्तान के पास नौकरी करने लगता है। बात होता है 1627 ईस्वी का। ये शिवाजी का जन्म होता है और जन्म के बाद हम देखते हैं कि इसके पिताजी शाहजी भोंसले जो होते हैं, इसकी माता जीजाबाई, लेकिन इसका एक और सौतेली माँ होती है, ये तुकाबाई जो है ये रहती है। तो फैक्ट के रूप में आपको ये सब क्वेश्चन याद रखना है। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इसके पिताजी का नाम शाहजी भोंसले था जो बीजापुर के सुल्तान के यहाँ काम करता था। पूना की जागीर अपने बेटे को दे देता है और इसकी माता जो है वो जीजाबाई रहता है, लेकिन एक और सौतेली माँ जो है वो तुकाबाई के रूप में यहाँ पे रहती है। तो इतना बेसिक बात है, याद रखिए। अब कहानी आता है कि जब बीजापुर, खास करके शिवाजी को मिल जाता है पूना का जागीर मिल जाता है। जब पूना का जागीर मिलता है तो ये चाहता है कि मैं और अपने क्षेत्र में मिलाऊं, अपने क्षेत्र को जीतूं। फलस्वरूप पहला सैन्य अभियान करता है 1644 ईस्वी में। ये तोरन नामक पहाड़ी को जीत लेता है। इसके बाद 1656 ईस्वी में ये रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाता है। और हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन अक्सर पूछा रहता है कि औरंगजेब जो है राजा की उपाधि देता है किसको, तो ये देता है शिवाजी को देता है। तो आप इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा 1669 ईस्वी में अफजल खान, ये एक्चुअली में बीजापुर का रहता है, सैनिक रहता है, मेन सेनापति रहता है, और ये अफजल खां को ये मार देता है। यहाँ पे कहानी समझिए। क्योंकि उस समय बीजापुर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है और उसके साम्राज्य में रहता है अफजल खां नामक सेनानायक, 6.5 फुट का रहता है, और शिवाजी मेरे जैसा सामान 5.5 फीट का आदमी रहता है। तो अब ये देखिए, एक तरफ है अफजल खां बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, उतना ही चतुर, तो इसको बुलाता है, इनविटेशन देता है कि आओ हम बैठ करके बात करते हैं। तो शिवाजी का जो सेनापति रहता है, एक मुसलमान रहता है, वो कहता है कि शिवाजी आप उनसे मिलने जा रहे हैं कि खुदा न खास्ता वो अगर आप पे आक्रमण कर देता है, धोखा से मारने लगे, तो आप क्या कीजिएगा, मार खा के आइएगा या मर के आइएगा। तो फिर शिवाजी को बात में समझ में आता है। और वो देखिएगा जो पंजा की तरह होता है, फाइटर एक होता है, लेकिन एक 5वीं उंगली में उसको पंचनख टाइप से होता है, वो पहनता है लोहा का। और यही बात होता है, जब वो मिलने जाता है तो शिवाजी जो है उनसे बात कर रहा होता है। गला मिलने के कारण में अफजल खां उस पर पीछे से वार करने का कोशिश करता है, छुरी से, चाकू से। शिवाजी भी बहुत चतुर और बहुत जोशीला किस्म का व्यक्ति रहता है, पंजा पेच में भोंप देता है, ऐसे ही लेता है, नोच लेता है, मांस सहित, लीवर सहित, किडनी सहित निकल जाता है और अफजल खां का वहीं पे मृत्यु हो जाता है। तो उतना ही ज़्यादा जोशीला, उतना ही ज़्यादा चतुर, बुद्धि में एक, और यही हमारे हैं शिवाजी। तो इस प्रकार से 1656 में रायगढ़ को राजधानी बनाता है, 1669 में अफजल खां को मारता है, और 64 और 70 में हम देखते हैं कि सूरत को लूटता है, जम भर के लूटता है। और यही लूट के क्रम में हम देखते हैं कि मुगलों से इसका पंगा हो जाता है। चूँकि एंटायर दक्षिण भारत कहता है
मुगल की ये हमारा है। औरंगजेब के समय से हम देखते हैं कि दक्षिण भारत के अभियान को लेकर के कई सारे मान सिंह, फिर उसके बाद जय सिंह आदि शासकों को भेजा जाता है, सेनापतियों को भेजा जाता है। तो ये मुगलों को दक्षिण भारत जीतना एक उसके नाक के बराबर हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि राजपूतों से वैवाहिक संबंध करता है, तो दक्षिण भारत को ही छोड़ के क्या करेगा। तो यहीं से विवाद शुरुआत होता है और हम देखते हैं कि आगे भी चलते रहता है। तो जब 1664 में और 70 में सूरत को 2 बार लूटता है, तो 64 में लूटने के क्रम में बड़ा बुरा लगता है और हम देखते हैं कि उस समय में औरंगजेब का शासन वहाँ पे रहता है। तो औरंगजेब कहता है कि क्यों ना भैया यहाँ पे जाकर के शिवाजी को परास्त किया जाए। फलस्वरूप वो जय सिंह को भेजता है वहाँ पे। जय सिंह को भेजता है कि जय सिंह तुम इसको जाके शांत करो। जय सिंह वहाँ पे जाता है और पहले शिवाजी को पीटता है, मात खाता है शिवाजी, और वहाँ पे पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में करता है जय सिंह वर्सेस कौन, शिवाजी। ये पुरंदर की संधि होता है, एक्चुअली में जय सिंह प्रथम रहता है और ये संधि करता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो आप पुरंदर की संधि याद रखिएगा। उसके बाद कहानी आता है 1666 में, तो शिवाजी को औरंगजेब कैद कर लेता है। होता क्या है, संधि का जब उल्लंघन हो जाता है तो शिवाजी डायरेक्ट रूप से औरंगजेब डायरेक्ट रूप से शिवाजी को कैद कर लेता है और कैद करने के बाद उसको वो अपने अंदर क्या कर लेता है, नज़रबंद कर लेता है। इसके बाद शिवाजी अपने चतुराई के बल उसी माह में, मतलब उसी साल 66 में वो वहाँ से भाग निकलता है और भागने के बाद इधर उधर भटकते रहता है। फिर राज्य को कंसोलिडेट करता है और 72 आते आते पन्हाला दुर्ग को ये जीत लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 5 जून 1674 ईस्वी को ये रायगढ़ में गंगा भट्ट द्वारा यहाँ पे एक पंडित होता है और इसके द्वारा यहाँ पे राज्याभिषेक करवाता है। कहाँ पे, रायगढ़ में। और राजा की उपाधि वहाँ पे कौन देता है, शिवाजी को औरंगजेब देता है। तो ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा अंतिम रूप से 3 अप्रैल 1680 को 53 वर्ष की आयु में शिवाजी मर जाता है। तो ये तो था इसका बेसिक चीज़। यहाँ के राजनीतिक अभियान से क्वेश्चन रहता है, इसके व्यक्तिगत परिचय से क्वेश्चन रहता है, लेकिन जो जाना जाता है शिवाजी अपने मंत्रिमंडल के लिए, जो कि अष्टप्रधान कहलाता है, सबसे इसके द्वारा राज्य में पद होता है वो पेशवा का होता है, जो कि राज्य प्रशासन का प्रधान होता है और अर्थव्यवस्था को भी ये देखता है। अमात्य जो है ये राजस्व मंत्री होता है और आय और व्यय इसका लेखा जोखा करने का काम करता है अमात्य। फिर सरी ए नौबत ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता है। बाकिया नवीस ये सूचना और गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता है। चिटनिस राजकीय पत्रों की भाषा शैली को देखता है। सुमंत ये विदेश विभाग और मंत्री का काम करता है। पंडित राव ये धार्मिक कार्यों के लिए तिथियों का निर्धारण करने का काम करता है। न्यायाधीश ये न्याय विभाग का प्रमुख होता है। तो इस प्रकार से अष्टप्रधान के माध्यम से ये शासन संचालन करते हैं। पेशवा ये राज्य का सबसे बड़ा पद होता है। फिर अमात्य, सरी, नौबत, बाकिया नवीस, चिटनिस, सुमंत, पंडित राव और न्यायाधीश ये इसके राज्य में होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस समय मराठा के काल में हम देखते हैं कि जब ये शिवाजी का मृत्यु हो जाता है तो मृत्यु होने के क्रम में कई सारे उत्तराधिकारी होते हैं, जहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है और ये बात समझना पड़ेगा आपको। जब शिवाजी का मृत्यु हो जाता है 1680 ईस्वी में, तो इसके 2 बेटा होता है। एक का नाम होता है संभाजी, ये बड़ा बेटा होता है, और दूसरे का नाम रहता है राजा राम, ये छोटा बेटा रहता है। अब ध्यान से समझिए, संभाजी जो बड़ा बेटा रहता है, इसके दरबार में एक व्यक्ति रहता है कवि कलश, जो कि इसको मतलब एक सेनापति के रूप में काम करता है, गुरु के रूप में भी काम करता है, और सब जो होता है ना, राज्य के बाद दूसरा बड़ा व्यक्ति ये कवि कलश ही होता है। एक्चुअली में गुरु भी रहता है ये इसका। तो ये गुरु और खास करके संभाजी दोनों पर आक्रमण होता है 1689 ईस्वी में मुगल सेना के द्वारा, और मुगल सेना के द्वारा संगमेश्वर की दूर में ये छिपा रहता है, इसको घेर लेता है, और घेरने के क्रम में कवि कलश को और संभाजी को ये मौत के घाट उतार देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी पत्नी और इसके बेटा जो साहू रहता है, साहू को मुगल दरबार में कैद कर लिया जाता है, लेके चला जाया जाता है। अंतिम रूप से जब औरंगजेब 1707 में मर जाता है, तभी जाकर के साहू छूटता है। तो हम देखते हैं कि जब 1689 ईस्वी में संभाजी को मार दिया जाता है, कवि कलश को मार दिया जाता है, तो राज्य का अगला राजा इसका भाई राजा राम बनता है और 1689 में छत्रपति बनता है। छत्रपति कहने का मतलब राजा, दक्षिण भारत में मराठा वाले क्षेत्र में छत्रपति का मतलब राजा होता है, समझ गए। अच्छा, उसके अलावा स्वराज का मतलब होता है देश, ठीक। इसके अलावा छत्रपति का मतलब होता है छत्र,
पति का मतलब होता है उस इलाका में राजा, याद रखिएगा। तो ये 1689 में राजा राम राजा बनता है और 1700 ईस्वी में औरंगजेब के सेनापति इसको मार देता है। इसके बाद इसकी विधवा ताराबाई रहती है और इसका बेटा जो होता है ये 4.5 साल का या 4 साल का होता है शिवाजी द्वितीय। तो ध्यान से समझिएगा, राजा राम जो है ना अपना जो एक राज्य का हेड होता है जगह, वो सतारा को बना लेता है, अर्थात मुख्यालय सतारा को बना लेता है। तो राजा राम 1689 में सतारा को अपना राजधानी बना लेता है, 1700 में मर जाता है और उसके बाद ताराबाई इसकी विधवा जो होती है, ये शिवाजी द्वितीय इसका बेटा रहता है, इसके नाम से राज्य का संचालन करने लगती है और वास्तविक संरक्षिका बन जाती है, संरक्षिका ये बन जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ताराबाई वास्तविक संरक्षिका बन जाती है 1700 में। इसके बाद हम देखते हैं कि शाहू जो है, औरंगजेब का जब मृत्यु होता है तो 1707 में ये हट जाता है। तो 1707 में हटेगा तो अपने बाप का पदवी लेने के लिए सब चाहता है, फलस्वरूप ताराबाई और शाहू के बीच में लड़ाई होता है राज्य के लिए, और ये लड़ाई होता है खेरा की लड़ाई, जो कि 1707 ईस्वी में होता है। खेरा की लड़ाई 1707 ईस्वी में होता है, ताराबाई वर्सेज शाहू। शाहू कौन? तो संभाजी का बेटा रहता है। दोनों में लड़ाई होता है और यहाँ पे शाहू जो है, शाहू जीत जाता है पेशवा की मदद से, पेशवा इसको मदद करता है, जीत जाता है और 22 जनवरी 1707 में सतारा में ये अपना राज्याभिषेक करवा लेता है। और ये पेशवा जो होता है वो शाहू के पैतृक प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पे काम करता है। तो इस प्रकार से शिवाजी और उसके उत्तराधिकारी, खास करके संभाजी, राजा राम, उसके बाद इधर शाहू और इधर ताराबाई और शिवाजी द्वितीय का किस प्रकार से यहाँ पे एक प्रकार से सत्ता संघर्ष होता है वो हमने देखा। अब कुछ टर्मिनोलॉजी है जहाँ से क्वेश्चन बनता है। चौथ, सरदेशमुखी और सरंजामी प्रथा, ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली में चौथ क्या होता है और सरदेशमुखी क्या होता है? तो ये स्वराज का मतलब क्या होता है? जो कि मराठों का एक क्षेत्र है, देश है। लेकिन चौथ और सरदेशमुखी स्वराज से नहीं लिया जाता था। कहाँ से? तो मराठा वाले क्षेत्रों से, और जो मराठा के बियॉन्ड जो क्षेत्र थे उनसे भी लिया जाता था, खास करके उस समय जो बीजापुर का क्षेत्र था उनसे भी। तो मराठा वाले क्षेत्रों से लिया जाता था चौथ और सरदेशमुखी। चौथ 1/4 कर लिया जाता था, और मतलब 1/4 आक्रमण नहीं करने के बदले। ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ये है पटना का इलाका, पटना के बगल में मान लेते हैं कि हाजीपुर है, तो हम हाजीपुर से भी टैक्स लेंगे। इसीलिए टैक्स लेंगे कि मराठा सैनिक तुम पे आक्रमण नहीं करेगा, और दूसरी बात, दूसरा कोई आक्रमण करेगा तो हम तुमको सहायता पहुंचाएंगे, इसके बदले वो कर लेता था। मतलब रंगदारी कर हुआ एक प्रकार से चौथ। दूसरा होता है सरदेशमुखी। हम इस इलाका के सरदेशमुख हैं, हम इस इलाका के राजा हैं, इसीलिए हम लेते हैं कर, और ये 10% अतिरिक्त टैक्स के, जितना भी कर होता था उसके 10% अतिरिक्त कर लिया जाता था, ये अतिरिक्त कर लिया जाता था, ये सरदेशमुखी होता था। दूसरा है सरंजामी प्रथा। सरंजामी प्रथा भू राजस्व व्यवस्था का एक रूप था, जिसमें कि कर की दर 33% से लेकर के 40% तक कर दिया गया था। अब देखते हैं कि शिवाजी के समय में जो है तोप अंग्रेज ने दिया था, ये फैक्ट है, इसको याद रख लीजिएगा। और इस समय हम देखते हैं कि सेना 3 स्तर से था। पागा सेना नियमित घुड़सवार सेना थी, सिलाहदार ये अस्थायी सेना थी, और पैदल सेना, इस प्रकार से। अर्थात सेना का 3 भाग, पागा सेना नियमित घुड़सवार, सिलाहदार अनियमित या अस्थायी घुड़सवार, ये भी क्या था? घुड़सवार ही था। और पैदल सेना ये था क्या? तो ये था आपका पैदल सेना जो होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मराठा साम्राज्य की दक्षिण में काम कर रहा होता है। इसमें हमने आज केवल शिवाजी और उसके उत्तराधिकारी के बारे में जाना है। अभी हमारा एक बचा है टॉपिक, मराठा वर्सेस अंग्रेज। यहाँ पे हम देखेंगे तीर मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा, और तृतीय आंग्ल मराठा। तो इस प्रकार से तब जाके हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। लेकिन उससे पहले और भी बहुत चीज़ समझना होता है। मराठा जो है इतना हिंदू पदपातशाही का रूप काहे लेता है? तो उस समय में ज्ञानदेव, उसके बाद रामदास, कई सारे जो है वहाँ पे संत हुए थे, और इसी के बदौलत उस क्षेत्र में वहाँ पे खास करके जो मराठी भाषा है, मराठी क्षेत्र है, उसके लिए
ये हुआ था। आज जो बीजेपी का झंडा जैसे देखते हैं, उस समय वहाँ पे करीब करीब वैसा ही हिंदू धर्म का वहाँ भी झंडा होता था, और हिंदू पादशाही को ये बढ़ावा देने वाला यही शासक होता है। आगे हमारा पेशवा का काल होगा तो उस समय हम इन सभी बातों को जिक्र करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून, स्टडी आर्ट। थैंक यू।